সবার কাছে তো আর আমি যে পড়ে থাকার জায়গা পাবে, পড়ে থেকে কি করবো রে? আর আমি हेलो। Hello, am I audible or visible? My skin is visible or and I'm audible. Can you please write what happened, sir? No, sorry, it's coming. So please. If you have any problem, you can text. I can see. Am I audible? Am I audible? Are you getting me? Or is my skin visible? Okay. सो आई वाज ऑन नेगेटिव अप्रोच। तो बच्चों के अंदर एक नेगेटिव अप्रोच होती है जो उसे अपनी पीछे की ओर खींचता है। जो बच्चों को पीछे की ओर खींचता है, जो भी वो आंसर दे पाता है वो सही से बोल नहीं पाता, उसे डर होता है, भय होता है कि अगर हम छोटा सा भी प्रयास करें, सेल्फ खुद से प्रयास करें तो शायद हम बच्चों तक नहीं, शायद हम गलत हो सकते हैं। तो हमें बच्चों को पूरा छूट देना है कि अगर आपको गलत बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका सही गलत से मुझे मतलब नहीं है, आप सिर्फ बोलिए। अगर आप गलत करते हैं हम आपको ठीक करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि हम आपकी करेक्ट, आपकी जो भी इनकरेक्ट चीजें उसे ठीक कर सकें। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम हमें मौका मिलेगा उन बच्चों को समझना क्या वो वाकई में किसी क्वेश्चंस को आंसर दे पा रहा है या नहीं, या फिर आंसर बना पा रहा है या नहीं। तो ये चीज हमें भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो सीखने को सिर्फ बच्चों को मिलता है, हम टीचर्स को भी बच्चे से बहुत सारी चीजों सीखने की मिलती है। साथ में हम बच्चों को एनालाइज प्रॉपर तरीका से कर सकते हैं कि वाकई में बच्चे के पास कितना क्या एबिलिटीज है, और उसी के आधार पर हमें कहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो हमें किस बच्चे पर हमें मेहनत करना है। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, इस तरह की सारी चीजें अपनाते हैं, तो बेशक हम एक प्रॉपर तरीका से बच्चों को असेसमेंट कर सकते हैं। किस बच्चे को किस कैटेगरीज में रखना है, किस बच्चे ऊपर कहाँ हमें मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है, कहाँ मेहनत नहीं करना है, कहाँ पर किस तरीका से क्या करना है, सारे स्ट्रेटेजीज प्लानिंग करना, लेसन प्लान बनाना, वो सारी चीजों में हमें मदद मिलेगी। अब सपोज दैट हम पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल गए और ज्यादातर बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो हमें उस लेसन प्लान में फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। नहीं, हमें फिर लेसन प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। हम इस तरीका से पढ़ाते हैं, हम इतना पढ़ा सकते हैं, उसके आधार पर लेसन प्लान कभी नहीं होना चाहिए। लेसन प्लान होना चाहिए कि हम जो पढ़ाते हैं उससे हमारे बच्चे कितनी समझ पाते हैं, हम जो भी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं उसमें किस तरह से बच्चे समझ पाते हैं। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी का मकसद बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देना होता है, और वो प्रॉपर एजुकेशन सही तरीका से हर बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा है, तो हम सबकी मेहनत बेकार है। फिर वही मतलब हो जाएगी, आना है और पैसा लेके जाना है, फिर बच्चों को बेहतर हम एजुकेशन नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं हम अगर टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब कुछ अपने जगह पर है। वो लोगों को नहीं दिखता है, बट हम क्या पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, और हमारे पढ़ाने से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे पढ़ाने से बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। इससे हमारा पता चलता है कि वाकई में हम बच्चों के प्रति कितना मेहनत कर रहे हैं। वरना हम आते हैं, पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, टॉपिक तो खत्म हो जाती है, कंटेंट खत्म हो जाती है, सिलेबस तो कवर हो जाती है, बट एक प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाता है, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए हमें सभी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने जिक्र किया है, हर एक टॉपिक को अगर हम सही से असेसमेंट करते हैं, तब जाके बच्चों के अंदर जो भी बैरियर्स होते हैं, उसके अंदर मेंटल स्टेट में वो सही से नहीं हो पाता है, तो हम दे पाएंगे। क्योंकि एक ही क्लासरूम में
बहुत जितने बच्चे होते हैं हर मेंटालिटी के होते हैं और सेम एजुकेशन एक टीचर्स देते हैं, फिर भी बच्चे किसी का ज़्यादा मार्क्स आता है, किसी का कम आता है। ऐसा क्यों? ये सभी उसका फैक्टर्स है। ये सारी चीज़ें बच्चों में पाया जाता है, जिस कारण से वो समान रूप से नंबर नहीं ला पाता है, किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है। उसके बाद है लेग बिहाइंड, बच्चों को पीछे खींचना। उसके बाद फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, बच्चे को कभी-कभी कुछ काम इतना दे दी जाती है जो बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन लगने लगता है। सपोज़ दैट अगर बच्चे एक दिन में 7 पीरियड होता है, मान लेते हैं एक दिन में 7 पीरियड है। अब इत्तेफाक से हम गए बच्चे को 5 क्वेश्चंस लिखा दिए, चलो ये करना है। कुछ टीचर गए, उसने बोल दिया चलो कल हमें एनी हाउ फेयर चाहिए ही चाहिए। अगले टीचर गए, वो भी कुछ 5 क्वेश्चन लिखा दिए। फिर अगले टीचर गए, उसने कहा कि हम अगला चैप्टर हमें कल हम सुनेंगे, एनी हाउ हमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम तुम्हें पनिशमेंट कर देंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, बच्चे जब घर पहुंचेंगे, 7 सब्जेक्ट है उसके पास। अब उस 7 सब्जेक्ट के अंदर लोड कितना होगा? अगर वो 7 सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन भी याद करने की कोशिश करे, तो 7 दाएं के 70 यानी 7 10 जा 70 यानी 70 क्वेश्चन उसे याद करना पड़ेगा। मान लेते कल संडे भी नहीं है, आज भी वर्किंग डे है, कल भी वर्किंग डे है। इस परिस्थिति में क्या होगा? अब बच्चे को 7 क्वेश्चन याद करना और उसके अलावा उसे खेलना भी है, उसे टीवी भी देखना होता है, उसे मोबाइल भी यूज करना होता है, जैसा उसके घर की माहौल होता है, उसे दोस्तों से बातें भी करना होता है, अपनी फैमिली में भी समय देना होता है। ये सारी काम को करते हुए क्या वो संभव है 70 क्वेश्चन को बना पाना? तो हम टीचर्स की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम बच्चों को वर्कलोड देते हैं, तो एक बार हम क्लास मॉनिटर से या कुछ बच्चों से पूछ लें कि इससे पहले जो भी पढ़ाया गया है उसमें क्या-क्या टास्क मिल रहा है। अगर हम ज़्यादा टास्क असाइन कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों के प्रति वर्कलोड बढ़ जाता है और फिर वो इस चक्कर में कभी-कभी बच्चे होता है कुछ याद नहीं कर पाता, वो बहुत प्रेशराइज़्ड हो जाता है, या तो वो एब्सेंट कर जाता है ना? या तो वो प्रेशराइज़्ड हो पाता है। अगर एब्सेंट कर गया, इसका भी दुष्प्रभाव बच्चों पे ही पड़ता है। हम कल हो कि कुछ टॉपिक पढ़ा है वो नहीं समझ पाया। अब हो सकता है कल हो कि हम नया टॉपिक स्टार्ट किए, नया चैप्टर स्टार्ट किए और स्टार्टिंग में ही बच्चा नहीं आया, तो जिस चैप्टर का स्टार्टिंग में बच्चे अगर एब्सेंट कर जाते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो बच्चे फिर पूरा चैप्टर समझने में उसे मुश्किल होती है, जब तक उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाए। तो वो प्रॉब्लम उससे बनता चला जाता है और कभी-कभी तो कुछ चैप्टर नहीं समझने की वजह से पूरा उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो उस क्लास का हो या आगे की क्लास का हो, वो सारे चैप्टर में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस बातों को समझना होगा कि बच्चे के ऊपर किसी तरह का वर्कलोड, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़े। इन चीज़ों को समझना होगा और जब हम देखें कि नहीं अगर बच्चे के पास ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो उस समय पर इस तरह का टास्क असाइन करते हैं या फिर एक लंबा छुट्टी मिल रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का छुट्टी मिल रहा है, तो उस छुट्टी को देखते हुए या फिर बच्चों को 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे देना चाहिए सुनने के लिए या फिर टास्क बनाने के लिए, अगर ज़्यादा लोड दे रहे हैं तो। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है हमारा साइंस। बच्चों के अंदर एक शर्म होती है, हिचकिचाहट होती है, एक साइनेस का भावना होता है। अब ऐसा भावना तो हर बच्चों में नहीं होता बट कुछ बच्चों में होता है। एक ही क्लास में कुछ बच्चे फटर-फटर आगे-आगे बोलेंगे, हर बातों पे जवाब दे देंगे, तुरंत फ्रैंकली जवाब देंगे। कुछ भी पूछो, 2 बच्चे खड़ा होंगे जवाब दे देंगे। हम सैटिस्फाइड हो जाते हैं, वाओ! मैंने जो पूछा बच्चे बता दिए हैं। हमें लगता है बच्चे बताए, लेकिन हम ये भी नोटिस करते हैं हमें ये भी नोटिस करना होगा जो बच्चे बताए क्या वो वही बच्चे बार-बार बता रहे हैं? इसका मतलब हम तो फेलियर हो गए हैं, सारे बच्चे तो बता ही नहीं रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उस बच्चे को मौका नहीं देना है, जब भी कुछ पूछना है तो दूसरे बच्चे को या फिर अगले दिन हमें इस बात को हमेशा नोटिस करना है कि सारे के सारे बच्चे बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, सारे बच्चे के अंदर वो फेयरनेस तो नहीं है, तो इस तरह की साइनेज दूर करना ये हम शिक्षक की भी जिम्मेदारी है। 5 घंटा बच्चे 5 से 6 घंटा बच्चे हमारे स्कूल में देते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स के पास। तो सारे एक्सपर्ट टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने सब्जेक्ट के माध्यम से उसे बेहतर इंसान बनाना, बेहतर मेंटालिटी प्रोवाइड कराना, बेहतर सोच बदलना, हम लोग उसे जो भी वो गलत मानसिकता का शिकार बना है, उस माइंडसेट को चेंज करना, उसकी जो माइंड वॉश करके जो भी गलत मानसिकता है, उसे प्रॉपर तरीका से सही मानसिकता में लेके आना, सही मेंटालिटी में लेके आना, सही मेंटल स्टेट में लेके आना, हम शिक्षक की जिम्मेदारी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमारे पास जो होते हैं, वो अंडर 18 होते हैं, वो काफ़ी नवोध होते हैं, सुबोध होते हैं। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कोई नहीं जानता है और उसके पास एक मैच्योर नहीं होते हैं, तो उस इनमेच्योरिटीज में हमें समझना होगा कि ये बच्चे नवोध है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यूँ कहें तो कोरा कागज है, उस कोरा कागज पर हम क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। या कुछ लिखा ही ना हो, तो अगर हम उस कागज को आगे पास करेंगे तो हम क्या देंगे? अगर हम बच्चे हमारे पास 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं और वो 10th क्लास पास करने के बाद वो 10 साल हमारे स्कूल में पढ़ता है और 10 साल के बाद निकल के हमें इस बात को एनालाइज करना होगा कि 10 साल में मैंने बच्चे को क्या दिया और हमारे स्कूल से क्या लेके निकला वो। अगर जिस दिन हम हमारा जो 10th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे का फेयरवेल होता है, हम उस दिन इस बात को खुद भी एनालाइज करेंगे कि आज हम बच्चे को क्या दे के निकाले हैं। क्या हम एक बेहतर एजुकेशन के साथ साथ हम एक अच्छा इंसान बना पाए हैं या नहीं? हम एजुकेशन
तो सकते हैं और देते भी हैं, बट साथ में साथ एक अच्छा इंसान बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को बता देना। एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना एक एजुकेशन का फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो सिर्फ कमर्शियल एजुकेशन नहीं देना है कि हमें पैसा मिला पढ़ाने का, हालांकि अब तो गार्जियन का भी मेंटल स्टेट चेंज हो चुका है, वो भी अपने माइंड चेंज हो चुके हैं। उसे भी लगता है कि हम बच्चों को हम टीचर्स को पैसा देते हैं, स्कूल को पैसा देते हैं पढ़ाने के लिए, ना मारने के लिए, ना इस तरह का पनिशमेंट देने के लिए। तो वो उनका भी मेंटालिटी चेंज हो गया। बट हमें करना इसी में है, क्योंकि हमें अपने देश को हमें अपने राष्ट्र को एक बेहतर भविष्य देना है। तो हमें इन सभी के बीच में बेहतर भी करना है। तो इन सभी चीजों को करते हुए अपने स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से बनानी है। अब है मोस्ट कॉमन नीड्स ऑब्जर्व्ड इन अ क्लास। अब एक क्लास में किस तरह की जो आवश्यकताएं जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब बच्चों में कभी ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम हर सोसाइटी, हर माहौल और हर जगह की मेंटालिटी सेम नहीं होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम हर जगह आते ही आते हैं। अब सपोज दैट कि हमने एक शुरू किया कि आज से हम अंग्रेजी बोलेंगे, आज मेरा पहला क्लास है। चलिए छोटी छोटी प्रयास से तो बेहतर हो सकता है, छोटी छोटी प्रयास से कल बेहतर हो सकता है। लेकिन हम उस चक्कर में अगर कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब हर साल वो टॉपिक हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी सिलेबस में होगा नहीं। अब हम 100% अंग्रेजी बोले, 100% इंग्लिश बोले, हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि उस चक्कर में बच्चे समझ तो पाएंगे बट प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। और जो बच्चे बहुत ही मुश्किल से समझ पा रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। तो कम से कम लैंग्वेज के अलावा जो दूसरे चैप्टर है, जैसे साइंस वगैरह चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हमारी कोशिश ये भी होना चाहिए, मेरा कोशिश अंग्रेजी बोलने से बेटर पहले ये भी होना चाहिए कि हमारा सिलेबस जो बताता है वो प्रॉपर बच्चों के पास पहुंच सके। हाँ, लैंग्वेज नेसेसरी है। जब तक बच्चे बोलना नहीं सीखेगा तब तक वो वैसे बच्चे जो हमारे आगे जाकर 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे के बीच वो अंग्रेजी बोल नहीं पाएगा। तो हमें साथ में ये इसको भी नहीं छोड़ना है। हमें देखना है कि कैसे बच्चों को, अगर हमें हमारा मकसद बच्चों को 100% अंग्रेजी बोलना सिखाना है, सिर्फ कॉपी पे नहीं, उसके लिप्स पर भी वो अंग्रेजी दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम सब टीचर्स को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सिर्फ लैंग्वेज के टीचर का ये प्रयास नहीं होना चाहिए, ये सारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कम से कम हिंदी बोलकर ज्यादा ज्यादा अंग्रेजी वर्ड बोलेंगे और साथ में बताएंगे भी ये अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग ये है। हम इस हिंदी मीनिंग के जगह पर इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ड टू वर्ड कलेक्शन करके हम सेंटेंस टू सेंटेंस पे पहुंच सकते हैं और सेंटेंस टू सेंटेंस से निकल के हम पूरी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम रीडिंग में, राइटिंग में या मैथ्स वगैरह में, तो हर जगह ये प्रॉब्लम फेस कर सकती है। तो पहली बात तो हमें जब भी कोई चीज बच्चों को बता रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो सिलेबस में बता रहा है वो सिलेबस पूरी तरीके से बच्चों तक 100% पहुंचना चाहिए। और सेकंड प्रायोरिटी पर लैंग्वेज जाना चाहिए, और लैंग्वेज को भी सुधारना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो बोल रहा है हमको सिर्फ, आपको बच्चा भोजपुरी बोल रहा है और भोजपुरी में ही समझता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भोजपुरी में बताएंगे। हम जो बेसिक लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बस उसी लैंग्वेज पर आना है, उसी लैंग्वेज की मदद से हमें बच्चों को बतानी है। और हम अगर हम अंग्रेजी माहौल बनाना चाहते हैं तो हमको सबको मिलकर प्रयास करना, बस छोटी छोटी एफर्ट्स लगाना है। सिर्फ एक लैंग्वेज टीचर की जिम्मेदारी से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती है। इसके अलावा मोटिवेशनल नीड्स, हर बच्चे को समय दर समय एक हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता होता है। मोटिवेट एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा माध्यम है, हालांकि इसका एक किताब वगैरह भी आता है मोरल साइंस के नाम से। तो ये बच्चों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, वो क्या करना चाहता है, उससे क्या गलत है, जो भी वो चीज कर रहा है उसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसकी क्या कमी है, तो क्या सही है, क्या उसे करना चाहिए, कैसे वो बेहतर बन सकता है, वो आज पढ़ रहा है। साथ में हमें एक चीज और, जो बड़े बच्चे हैं, जो हमारे सीनियर बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं, उससे हमेशा बताना चाहिए कि जिस दिन आप फेयरवेल के दिन निकलोगे स्कूल से, आप अपने जूनियर्स को क्या सिखा के जाओगे। क्या आप झगड़ा करते हो वो सिखाओगे, क्या आप अंग्रेजी सिखा पाए, तो आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपके जूनियर्स आपको अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी मेंटालिटी और आपको रोल मॉडल बनाए। हमेशा इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है, सीनियर्स बच्चे को, कि नहीं, आप अपने अंदर, अपने बॉडी जेस्चर में, अपने बॉडी पोस्चर में कुछ ऐसे एटीट्यूड मेंटेन कीजिए ताकि जो जूनियर्स है वो आपको देखे। क्योंकि मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, छोटे छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 6 है, चाहे वो 7 हो, चाहे 8 हो, जो भी क्लासेस के हो, हर बच्चे अपने से ऊपर के क्लास के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सपोज अगर बच्चे 5 के बच्चे हैं या 6 के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो 7-8 के साथ रहना पसंद करते हैं। उससे अपने आप को सिक्योर फील करता है कि हम बड़े भैया के साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इस चक्कर में बड़े भैया बदमाश होते हैं तो छोटे भैया भी बदमाश निकल जाते हैं। तो हमें बड़े बच्चों को हमेशा बताना होगा कि ये सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कुछ करो ताकि आपके जो जूनियर्स है वो आपसे कुछ सीख पाए। आप बदमाशी करोगे तो जाहिर सी बात, अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को बदमाश देके जा रहे हो, उसकी मेरिट, उसके डिमेरिट, अगर वो बदमाशी कर रहा है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव कर सकता है। एक बदमाश बच्चे के संपर्क में आने से कई सारे बदमाश हो सकते हैं, न जाने कितने बच्चे बदमाश उसके साथ, उसकी सोसाइटी, मोहल्ला, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर इस तरीका से चीजों को दिखाया जाए तो शायद बच्चों में कुछ न कुछ बदलाव
हम 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन से कुछ परसेंटेज तक हम उसके बदमाशी को कंट्रोल कर सकते हैं। 100% तो किसी चीज में हम कंट्रोल हम सेम चीज से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है पर्सनल एंड सोशल नीड्स। अब बच्चों के अंदर जो भी पर्सनल आवश्यकता है, जो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को चाहिए, या फिर इसकी जो सोशल नीड्स है, उन सारी आवश्यकताओं को समझना। फिजिकल एंड लोकोमेटर्स नीड्स। अब उसकी जो फिजिकल और लोकोमेटर्स नीड्स है, जैसे कुछ बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उसको क्या क्या फिजिकल कंपोनेंट्स की आवश्यकता है, उन सारी चीजों को समझना, उस तरीका से चीजों को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय मेकिंग यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। अब हमारे पास कुछ लर्निंग मटेरियल्स है, उस लर्निंग मटेरियल से हम किस प्रकार से बच्चों के बीच इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं, किस प्रकार हम बनाएंगे, क्या क्या मटेरियल्स हमें अवेलेबल होनी चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा विजुअल मटेरियल्स। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों के पास कान से ज्यादा जब आंख से कोई चीजों को देखता है तो वो बेहतर समझ पाता है। तो हमारे पास जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो सबसे ज्यादा साइंस में है, साइंस में कंप्यूटर में चीजों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कि अगर हम चीजों को विजुअल करके दिखाते हैं, अगर हम स्मार्ट क्लासेस का यूज करते हैं, या फिर कोई जैसे एसएसटी में भी अगर कोई चीज ज्योग्राफिकल कोई चीज बता रहे हैं तो उसका मैप वगैरह होता है, उन चीजों को दिखाते हैं, उसको लोकेट करते हैं। तो जो भी विजुअल मटेरियल्स अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो इससे हम बच्चों को बेहतर तरीका से समझा पाए। हो सकता है कि हम सिर्फ बोल के निकल गए तो 10 बच्चा को समझ पाए, अगर हम चीजों को दिखा पाए तो उस 10 की संख्या निकल के 20-25 भी हो सकती है। तो हमारे पास विजुअल मटेरियल्स होना चाहिए। उसके बाद है टेक्सचुअल मटेरियल्स। इसके अंदर हम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सही से जिसे दिख नहीं पाता है, तो उसके पास कुछ ऐसा चीज, जैसे हम कुछ बच्चे अंधा है, अब उसको बोलेंगे एप्पल, एप्पल में सेब, तो उसे पता ही नहीं एप्पल कैसा होता है, तो उसे हमें एप्पल हाथ में देना होगा, देखो दिस इज एप्पल, टच करो, एप्पल का शेप ऐसा होता है। तो शायद हो सकता है उसको शेप को फील करेगा कि नहीं एप्पल का शेप ऐसा होता है, उसको बताएंगे एप्पल का डंटल है, जिसका इस हिस्सा को हम ये बोलते हैं, इसको पकड़ो इस हिस्सा को ये बोलते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जिसको हम टच करके बच्चे सीख सकते हैं जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, और टच करके कुछ वर्ड्स को भी समझा जा सकता है कि वो क्या वर्ड लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे जो अंधा होते हैं वो पैसा को टच करके समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास एक आदत बन जाती है, फिर वो टेक्सचुअल मेथड से वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हर बच्चों के बीच इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इस चीजों को यूज करना, कितना यूज करना, क्या यूज करना, कैसे यूज करना, इस सारे चीजों को बताना, ताकि वो गलत डायरेक्शन में नहीं जा सके, सही चीजों का इस्तेमाल कर सके, है ना। और जितने भी, चूंकि हम जानते हैं मॉडर्न एज है, बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट तरीका से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, अब तो सब कुछ बोलने से हो रहे हैं, तो सारी चीजों को बताना साथ में, अब सिर्फ वर्तमान समय को बताना नहीं, अभी तो बच्चा है, छोटे में है, लेकिन आने वाला 10 साल 20 साल के बाद जब वो एक सर्टेन एज में आएगा, जब वो एडवांस बनेगा, जब वो चीजों में मेच्योर बनेगा, तब तक 20 साल निकल चुके होंगे, या फिर जब उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, और उस समय 20-25 साल हो जाएंगे, उस समय नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, फिर वो बच्चे अपने पापा को मतलब उनको मूर्ख बनाएंगे, फिर उसे लगा कि यार हमारे समय में तो कंप्यूटर था ही नहीं। जैसे आज के बहुत सारे पुरानी जो टीचर्स हैं वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेरे काम का चीज नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस जब वो पढ़ रहे होते हैं, उससे आने वाले 20 साल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वो चीज उसे नहीं बताया गया है, ना उस चीजों से रूबरू कराया गया है। यही कारण है कि वो जो गार्जियंस होते हैं अपने बच्चों के बीच इंफीरियर इंफीरियर फील करते हैं कि आज के बच्चे पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं वो क्या यूज कर रहे हैं। तो कम से कम वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें इस बात को हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए, या फिर खुद भी एनालाइज करना चाहिए कि आज के 10 साल पहले ऐसा कुछ स्थिति था, आज कुछ इस तरह का स्थिति है, न जाने 20 साल के बाद कैसा होगा। अगर हम गारंटी देते हैं, अगर हम 20 साल में जो भी हमारे बदलाव देखने को मिलेगा या जो भी चेंजेस आएंगे, वो अगर बच्चों को आज ही एक आगाह कर देते हैं, उसे बता पाते हैं। हम 100% श्योर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ एक राउंड फिगर में एक मोटा मोटी कुछ चीजें बदलाव दिखा सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय वो बच्चे जब बड़ा होंगे तो उसे याद आएगी कि नहीं, हमें बताया गया कि वर्तमान ये समय ऐसा भी हो सकता है और आज मुझे वो देखने को मिल रहा है। फिर वो सतर्क भी हो सकता है, अलर्ट भी हो सकता है, फिर वो उसे मूर्ख नहीं बना सकता है, और शायद वो अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन भी दे पाएगा। तो हमें इन चीजों पर भी हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर्स। एक शिक्षक का क्या रोल होता है? सबसे पहला है कि इंटरेक्शन विद फैमिली। अब टीचर को समय दर समय एक पेरेंट से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए। अब सपोज बच्चे हमारे क्लासरूम में आते हैं, बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तो 5 घंटा के लिए हमारे स्कूल में आए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वो क्या एक्टिविटीज करता है, क्या बदमाशी करता है, कितना बदमाशी करता है, अब हम उस पर एक्शन लेंगे। गार्जियन कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई भी गार्जियन चाहे कितना भी
बदमाश, चाहे कोई भी गार्जियन कितना भी उसका बच्चा बदमाश क्यों ना हो, गार्जियन कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरे बच्चे इतना बदमाश है। सब गार्जियन की बात नहीं करता हूँ। तो इसके लिए हमें उसकी हर एक एक्टिविटीज पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। अगर हम बच्चे में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है, या इसके अलावा अगर वो पॉजिटिव देखा जाए तो वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो भी उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि वो उस तरीका से उस फील्ड के लिए वो अपने आप में वो हेल्प, मतलब अपने आप से बना पाए, उसके जैसा एटमोस्फेयर वो बना पाए। सपोज दैट उसे कुछ ऐसा फील्ड को चूज कर रखा है, या फिर उसे कुछ इस तरह का फील्ड में मन लगता है, उस तरह की चीजें में इन्वॉल्व है, तो अगर पेरेंट्स को पता होता है तो वो उस तरह का माहौल सेट करते हैं उस बच्चों के लिए। तो चाहे वो अच्छी चीज होती है चाहे वो बुरी चीज होती है, तो हमेशा पेरेंट्स के टच में रहने से बच्चों की कमी, चाहे वो एडवांटेज हो चाहे उसकी जो डिसएडवांटेज हो, जो भी चीजें उसके अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं, वो पेरेंट्स को समय दर समय पता होते रहना चाहिए। हर एक गतिविधि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि अगर कल होकर कुछ भी गलत करता है तो गार्जियन को आश्चर्य नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा घर में ऐसा रहता है। हो सकता है घर में पेरेंट्स के डर से कुछ नहीं करता हूँ और बाहर में बहुत सारी चीजें करता हूँ। मैं हर बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे बहुत ही माइनर में होते हैं, बट फिर भी हमारे लिए एक बच्चे भी यूनिक है, एंटिक है, तो हमें उस चीजों को हमेशा समझना होगा और उन बच्चों के लिए हमेशा काम करना होगा। आई थिंक मेरा समय हो चुका है और शायद हम इस टॉपिक को नेक्स्ट कभी डे स्टार्ट करेंगे, और अपनी आज की सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। 4 बज चुकी हैं, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन फॉर टुडे and I will try to start this topic next day when I will get this from here. So I just turn off the session. Thank you.